तो वो लोग जो ब्रेजा नहीं लेना चाहते हैं, साल में एक ही बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, आपको बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड का वेट है 1350 किलोग्राम, ऑलमोस्ट क्रेटा की टेरिटरी में। वहां पे डीसीटी जो है उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। अब आप ये चीज सोचो कि एक तरफ सिरोस का स्टीयरिंग है, एक तरफ सोनेट का है। अगर आप ये चाहते हो ना कि मेरे को बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अब हम चलते हैं रिलायबिलिटी और सर्विस कॉस्ट पे। तो हेलो दोस्तों, क्या आपको एक चीज पता है कि जो नई वाली वेन्यू आई है वो K1 एनहांस प्लेटफॉर्म पे बनी है? तो आपने ये चीज नोटिस करी कि जो पहले वाली वेन्यू थी या सोनेट है अभी वाली, वो K2 पे है, लेकिन उसके बाद ये लोग K1 पे चले गए। नंबर समझ जाना कि K2 से K1 हो गया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारी बाहर गाड़ियों में आता है एंड स्कोर परफेक्टली फाइन, आराम से 5 स्टार मिल जाते हैं। डिपेंड्स कि मटेरियल क्या यूज किया है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म का ज्ञान। अब हम चलते हैं वेन्यू के रिव्यू के लिए। हम इसके सारे नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एवरेज हैं, उन सब की बात करेंगे। आपको मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता दूंगा कि जो है आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और सबसे मेन चीज ये है कि मैं अपने रिव्यूज में, अगर आपने पहले देखा होगा, तो रिलायबिलिटी और सर्विस कॉस्ट वगैरह भी मैं इंक्लूड करता हूं कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से गाड़ी रखनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्रेन, एंड लेट्स सी कि नई वाली वेन्यू पहली वाली वेन्यू से कितनी बेटर है। और उसके लिए मैंने पुरानी वाली वेन्यू भी चला के देखी। सॉरी टू से, इसकी जो है वो मैक्सिमम फुटेज मेरी एक तरीके से खो गई, तो वो मैं बहुत ज्यादा डाल नहीं पाऊंगा, लेकिन वही बात है, आपको समझ में ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो ये कम है और दूसरा एक बड़ा नेगेटिव है, जिस वजह से ये रिव्यू थोड़ी सी जो गाड़ी है ना, उसको हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है देखने का। पहली चीज ये लगी मेरे को कि देखिए, होता क्या है ना कि Hyundai किया कि ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह ठीक होती है, सही होती है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक चीज लगी कि काफी ऊपर वेरिएंट तक, मतलब मैं HX7 का डीजल मैनुअल चला रहा था और वहां पे भी मेरे को एल्बोस पे बहुत ज्यादा कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं दिखा। एक जो परसीव्ड क्वालिटी होती है कि जब आप आंखों से देखते हो, स्पेशली डोर्स की, तो वो मेरे को कुछ खास नहीं लगी। और ऑब्वियसली नो सॉफ्ट टच, उस तरीके का हिसाब किताब। दूसरी चीज डोर से रिलेटेड है, वो ये कि डोर्स, अगर आप ये चाहते हो ना कि मेरे को बिल्ड क्वालिटी चाहिए, मतलब जब आप दरवाजा बंद करो तो धम्म से आवाज आए, या फिर दिखने में जो है वो किसी किसी के डोर्स चौड़े चौड़े होते हैं, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म ठीक है, तो ऐसा सेफ्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिखने में डोर्स जो हैं एक तो पतले भी लगते हैं और दूसरा उसमें थोड़ा प्लास्टिकी नेचर भी लगता है। दो तीन मेरे को इसमें डिजाइन फ्लॉज लगे। तो देखिए, होता क्या है ना कि ओवरऑल डिजाइन की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी डिजाइन फ्लॉज में एक मेरे को जो मेन चीज लगी वो ये कि आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज ईवी स्टाइल के डिजाइन देने लगी हैं अलॉयज के। यार, ब्रिंग बैक दोस क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स, बढ़िया लाओ। तो अगर आप नॉर्मल वेन्यू लोगे ऊपर वाले वेरिएंट्स, तो आपको वो ईवी स्टाइल के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। एन लाइन में बढ़िया अलॉय व्हील्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन नॉर्मल में मेरे को ईवी स्टाइल के अलॉय व्हील्स समझ में नहीं आए। दूसरी चीज ये कि पीछे जो लाइट बार है उसके अंदर जो वेन्यू अच्छा सा लिखा हुआ है, उसकी वजह से आई डोंट नो क्या हुआ कि जो रियर कैमरा है उसकी प्लेसमेंट बहुत ही अजीब है, मतलब वो नीचे से अलग से निकला हुआ है। नीचे होने की वजह से वहां पे जो है वो धूल गर्दा बहुत ज्यादा जल्दी जमेगी, इसलिए जब आप बारिश में चलाओगे तो एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अजीब है, और दूसरा प्रैक्टिकलिटी में भी वहां पे जल्दी गंदा होगा रियर कैमरा। एक जो मेरे को एर्गोनॉमिक फ्लॉ लगा वो ये कि जो आगे अगर आप बैठते हो तो ठीक है, सीटें वीटे की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो यार आर्मरेस्ट है वो नीचे है काफी। ये चीज मैंने आपको एलिवेट की भी रिव्यू में बनाई थी, आर्मरेस्ट की ठीक हाइट होनी चाहिए, और ऑब्वियसली वो स्लाइड भी नहीं करता। तो कोहनी आपकी दोनों कुछ ज्यादा खुश नहीं रहेंगी इस गाड़ी से, क्योंकि एक तरफ आर्मरेस्ट नीचा है और दूसरी तरफ जो है वो आपको काफी ऊपर वेरिएंट्स में सॉफ्ट टच मिलता ही नहीं। अब हम धीरे धीरे थोड़े से बड़े नेगेटिव पे आ रहे हैं। एक और चीज वो ये कि जो लोअर मॉडल्स हैं उसमें जो रियर हेडरेस्ट हैं वो आज भी एडजस्टेबल नहीं है। इतने छोटे छोटे जो हेडरेस्ट होते हैं ना, देखिए पीछे अगर कोई 5, 6, 5, 7 का बैठ रहा है तो ठीक है, उसका ये पर्टिकुलर चीज रेस्ट कर जाएगी उस पर, लेकिन उससे ऊपर इतनी सारी जगह बचती है। और इवन मैं चीज बोलता हूँ, अगर आपको पैसे ही बचाने हैं, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं देने, तो आप ऊंचे दो कम से कम। जैसे टेस्ला में आपने देखे होंगे, इवन होंडा की कार्स में, सिटी में, अमेज में काफी ऊंचे ऊंचे हेडरेस्ट होते हैं, जिस वजह से आपका जो है वो नेक इंजरी बचती है। व्हिप्लैश इंजरीज के लिए बहुत ही जरूरी है। सारा कुछ सेफ्टी में ठीक कर दिया है, सब कुछ स्टैंडर्ड दे दिया है, तो व्हाई नॉट रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जिसमें बेस मॉडल से आपको, काइलैक हो गई, 3XO हो गई, सब में आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं एडजस्टेबल। तो ये एक मतलब ऐसी कॉस्ट कटिंग है जो मेरे को समझ में नहीं आती। अब एक चीज जो मेरे को मेन मतलब इसमें लगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, वो लगा स्टीयरिंग कनेक्शन आगे वाले व्हील से। तो देखिए, स्टीयरिंग में फीडबैक और वेट होता है। वेट पार्ट जो है वो ठीक है, वेट ठीक लगता है, हाईवेज पे जो है वो जाके मतलब नॉर्मल तरीके से हल्का हल्का बढ़ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है कि आगे क्या हो रहा है। और सबसे मेन चीज पता है क्यों मेरे को अजीब लगी, वो ये लगी कि बाकी जो एक्सपीरियंस है उसकी हम बाद में बात करेंगे, वो सही है, बस ये है कि आपको पता ही नहीं लग रहा है
कि गाड़ी के आगे क्या हो रहा है। अब आप ये चीज सोचो कि एक तरफ सिरोस का स्टीयरिंग है, एक तरफ सोनेट का है, तो दिस इज क्लोजर टू सिरोस देन सोनेट। तो अगर ये सोनेट जैसा भी होता ना तब भी काम चल जाता। आज भी अगर हम देखें तो स्टीयरिंग वाइज जो है सोनेट इज अ लॉट बेटर, मतलब जो ओवरऑल फ्लूइडिटी है स्टीयरिंग की वो उसकी ज्यादा बेटर लगती है। और इसमें मेरे को समझ में नहीं आया इसका स्टीयरिंग। इवन स्लोअर स्पीड पे भी जो लॉक टू लॉक है ना वो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है, मतलब अब बहुत ज्यादा घुमाने पे गाड़ी मुड़ रही है। मेन कमी की बात से एक और चीज आ जाता हूँ, वो ये है कि इसके दोनों जो ऑटोमेटिक ऑप्शंस हैं उनको मैं किसी ना किसी वे में और फॉर्म में थोड़ा सा नेगेटिव बोलूंगा। पहली चीज ये है कि जो डीजल ऑटोमेटिक है उसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो दैट इज अ गुड थिंग, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। जो सोनेट में जब हम लोग डीजल ऑटोमेटिक चलाते थे तो बहुत बढ़िया लगता था, एवरेज भी ठीक देता था। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें फैक्टर्स कंबाइन हो गई हैं। डीजल ऑटोमेटिक टॉप एंड का वेट है 1350 किलोग्राम, ऑलमोस्ट क्रेटा की टेरिटरी में, और दूसरा ये ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इन दोनों चीजों से मिलने से क्या हुआ है कि डीजल ऑटोमेटिक आपको एवरेज नहीं देगा, स्पेशली कंपेयर टू मैनुअल। अगर आपका मैनुअल में भी 20 का एवरेज दे रहा है तो डीजल ऑटोमेटिक वही हाईवेज वगैरह पे 16.5 का एवरेज देगा, मतलब 3.5 से 4 किलोमीटर पर लीटर कम हो जाते हैं, स्पेशली शहर में चलने में। हाईवेज पे अगर आप देखो ना तो जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है, जो टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक है, उसका एवरेज बहुत ही क्लोज आ जाता है डीजल ऑटोमेटिक से। तो वही बात कि 1.5 लाख रुपए का फर्क है अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करो, और वो 1.5 लाख आपको बहुत ज्यादा मतलब फायदा नहीं देंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि इसके 1.2 लीटर जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसमें भी एक सीवीटी दे देना चाहिए था, तो वहां पे भी मेरे को एक छोटी सी नेगेटिव लगती है। i20 में ऑलरेडी आ रहा है, इसमें डाल देते। तीसरी चीज जो 1 लीटर ऑटोमेटिक है इसका, विच इज डीसीटी। तो देखिए डीसीटी का बहुत सिंपल का हिसाब किताब है कि आप ये चीज समझो कि आप मैनुअल चला रहे हो, है ना, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना, तो उसमें हम हल्का सा क्लच स्लिप करके फिर एकदम से ब्रेक दबाते हैं ना, यही चीज एक तरीके से डीसीटी करता है, आप सिंपल भाषा में समझो। तो इसी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक में रोज चलाते हो, वहां पे डीसीटी जो है उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी थोड़ी क्वेश्चन में आ जाती है। कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे शहर में मूविंग ट्रैफिक है, मतलब जो गाड़ी है हर समय 10-15 किलोमीटर की स्पीड में रहती ही रहती है। तो अगर इस तरीके का मूविंग ट्रैफिक है तब आप ले सकते हो, आपको 7 साल की एक्सटेंडेड, जितना एक्सटेंड हो सके उतनी वारंटी लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप रिलायबिलिटी गियर बॉक्स की देखो तो पेट्रोल में भी पेट्रोल मैनुअल जो है आपको थोड़ा सा रिलायबिलिटी वाइज बेटर लगेगा। अब जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो आ जाता है, जो मेन जिस पे मतलब रिव्यू टिका हुआ है, वो आ जाता है प्राइजेस एंड फीचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप पुरानी वेन्यू से कंपेयर करोगे ना तो प्राइजेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। वो वाली ठीक ठाक प्राइस में हाई थी, फिर भी अच्छी खासी सेल हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो वेन्यू का ब्रांड नेम है, लाइक क्रेटा ब्रांड नेम, वो अच्छा है, गाड़ी बिकती है ठीक ठाक तरीके से। तो उस वजह से क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज में हुआ क्या कि जो दूसरी गाड़ियां हैं वो या फिर सेम प्राइस में ज्यादा फीचर्स दे रही हैं, और या फिर जो है इसकी प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि अभी दिसंबर है, दूसरी गाड़ियों में एक तरीके से थोड़े डिस्काउंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे गैप और बढ़ गया है, और यहाँ पे ऑब्वियसली 1 रुपए का भी ऑफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप जो है इसका HX6 कंपेयर करो मे बी AX5 या फिर जो है वो सिग्नेचर प्लस या फिर किया सोनेट के HTX से, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि यार कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर नीचे मेरे को मतलब कुछ फीचर्स खोने पड़ रहे हैं। तो वहां पे ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि प्राइसिंग इस तरीके से क्यों है। दूसरा फीचर डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ा सा अजीब सा ही है, लेकिन 2026 में अगर दूसरी गाड़ियों के प्राइस बढ़े, इन्होंने संभाल के रखे, नहीं बढ़ाए प्राइसेस, तो हो सकता है कि थोड़ा आसपास लेवल आउट हो जाए। तो अगर 2026 में अगर आप देख रहे हो तो इसको, तो इसकी प्राइसिंग देख लेना दूसरी गाड़ियों के साथ कैसे इक्वलाइज हो रही है, और अच्छी चीजें हैं गाड़ी में, मैं आगे आपको बताऊंगा, जिस वजह से ये जस्टिफाई भी हो रही है। अब हम उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो एवरेज पॉइंट्स हैं, उसके बाद लास्ट में चलेंगे जो गुड पॉइंट्स हैं। तो एक चीज मेरे को एवरेज लगी वो ये है कि इट्स स्टिल 4+1 सीटर, वैसे मैक्सिमम गाड़ियां इसमें 4+1 सीटर ही हैं इस सेगमेंट में, लेकिन अभी भी जो सेंस ऑफ स्पेस इन विथ है, जो चौड़ाई वाला है, वो थोड़ा सा कम लगता है। एक और चीज जो मुझे एवरेज लगी, दोज आर द ब्रेक्स। तो देखिए 3 लोग बैठे थे, मतलब जब मैं हाई स्पीड में चला रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब इट्स ऑल राइट, वही एवरेज वाला हिसाब का था, वो 4 डिस्क सेटअप वाला उस तरीके की बाइट नहीं आ रही थी। तो हो सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन वही बात है कि दोज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आई वुड हैव लाइक्ड। हेडलाइट्स का ये सीन है कि मैंने शाम में चलाई थी, लेकिन वही बात है कि अगर बहुत तगड़ी हेडलाइट्स होती है ना तो शाम में भी पता लग जाती है कि ये तेज है। थोड़ा LED प्रोजेक्टर सेटअप वगैरह देते, तेज अच्छी हेडलाइट्स देते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। एक चीज जो मेरे हिसाब से जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो, वो ये कि इसका एन लाइन लिटरली नॉर्मल वेन्यू की तरह ही चलता है। तो वही बात आ जाती है कि मेरे हिसाब से एन लाइन जैसे i20 का एन लाइन था उस तरीके का होना चाहिए था, स्पेशली स्टीयरिंग में, वो तो मेन चीज थी। राइड क्वालिटी जो है वो उसकी एन लाइन की भी ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपके लिए पॉजिटिव हो, मे भी बहुत से लोग सिर्फ एन लाइन के लुक्स के हिसाब से ले रहे हो, तो उनके लिए पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है। तो दैट इज वाई ये चीज जो है
वो मैं एवरेज में रखूंगा। अब हम अच्छी बातें हो जाते हैं प्रोस पे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जो शिफ्ट नोटिस किया, वो इसलिए किया क्योंकि मैंने पुरानी वेन्यू भी बहुत ढंग से चलाई। तो किसी के पास थी लगभग लाख किलोमीटर चली हुई डीजल मैनुअल, वो भी मैंने चलाई, ये भी मैंने चलाई। तो क्लियर कट जो है, जो डिफरेंसेस है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले से क्या चेंज हुआ है। अब करते हैं बढ़िया चीज़ों की बात। सबसे पहली चीज़ ये, पुरानी हो चाहे नई गाड़ी, बाहर से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो प्रोपोर्शंस हैं, जो बॉक्सी शेप है गाड़ी का, वो मेरे को बिल्कुल सही लगा। देखिए होता क्या है ना कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं अंडर 4 मीटर के लिए आगे से काट दी जाती हैं, पीछे से काट दी जाती है, थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, किसी की कछुए जैसी पीछे से नीचे आ गई है, इस तरीके से। लेकिन इस गाड़ी के प्रोपोर्शंस बॉक्सी एकदम सही, सारी चीजें अपनी जगह पे, व्हील बेस हल्का सा बड़ा है, उससे भी ये थोड़ी सी ज्यादा हैंडसम लग रही है देखने में। दूसरी चीज की जो क्वालिटी है, इन ए सेंस कि जब आप बाहर से भी देखोगे तो जो हेडलाइट की आगे की बार है या फिर पीछे की जो टेल लाइट की बार है, उसके अंदर वेन्यू जड़ा हुआ लगता है, तो वो चीजें दिखने में काफी प्रीमियम लगती हैं। तीसरी चीज है कि जब हम अंदर बैठते हैं तो सबसे पहले अंदर मैंने चीज फील करी कि जो ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी है, प्लास्टिक्स की क्वालिटी है, वो अच्छी है। अब इसकी एक और बढ़िया चीज ये है, क्योंकि मैंने लगभग 98,000 या लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी चलाई थी, उसमें भी रैटल्स बहुत कम थे। तो वहाँ दूसरी चीजें हैं कि ठीक है इंजन नॉइज थोड़ी सी बढ़ गई थी, वो सब चीजें हैं, लेकिन रैटलिंग जो है वो उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। एंड दैट इज द मेन थिंग जो दूसरी गाड़ियों से थोड़ी बेटर होती है इनकी, वो जो एश्योरेंस है, स्पेशली पुरानी गाड़ी चला के, वो अच्छी लगी। दूसरी चीज ये कि आपको अगर ब्लैक इंटीरियर्स पसंद है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, जो प्लास्टिक्स हैं। अगर आपको नॉर्मल लोगे तो आप जो है ब्लू, आपको थोड़ा सा अलग टाइप का हिसाब किताब दिखेगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो है वो ये है कि सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं, जो फिजिकल कंट्रोल्स हम लोग बोलते हैं, चाहे हेडलाइट के हों, चाहे जो है वाइपर के हों, चाहे आपका स्टीयरिंग टच करने में हो, चाहे इवन गियर बॉक्स हो, जो क्लिक क्लिक ओवरऑल एकदम परफेक्ट तरीके से स्लॉट हो रहे हैं गियर्स, चाहे इवन क्लच हो, और मैं पुरानी गाड़ी की भी बात कर रहा हूँ जो 98,000 चली थी, वो भी सही कंडीशन में था हिसाब किताब। तो इस वजह से जो इनकी क्वालिटी है, जो क्लच हो गया, गियर्स हो गए, ये सारी चीजें वो सही चलती हैं। मतलब इन अ सेंस कि टर्बो पेट्रोल में इतना लाइट क्लच और इतना प्रिडिक्टेबल क्लच जो है वो बहुत ही कम गाड़ियों का होता है। आजकल क्या हो रहा है कि मैनुअल पे कंपनीज ध्यान ही नहीं दे रही है, ऑटोमेटिक पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो लेकिन इनके मैनुअल्स जो है, उनकी जो लो स्पीड राइड वगैरह है, वो बहुत बढ़िया है, इसी चीजों की मतलब ट्यूनिंग की वजह से। एक और चीज करी है वो ये है कि सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही नहीं, जो लोअर वाले मॉडल्स हैं, फैब्रिक सीट्स ही हैं उसमें, लेकिन जो लोअर पार्ट है जहां पे हम जीन्स या अपनी पैंट जो है ज्यादातर सेट होती है, वो डार्क कलर का है, डार्क ब्लू कलर का है, इस तरीके से है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो व्हाइट है, बेज है, और ऊपर जो सीलिंग वगैरह है वो भी जो है आपको मतलब ब्राइट कलर में दिख जाएगी। तो सीट और उन सब के व्हाइट होने की वजह से जो सेंस ऑफ स्पेस है वो पहले से काफी बढ़ गया है। आपने पुरानी वाली वेन्यू देखी होगी, सीट्स वगैरह एकदम ब्लैक थी, तो उस वजह से थोड़ी और छोटी लगती थी इंटीरियर से, और ये जो है वो बड़ी लग रही है। देखिए महंगी गाड़ी जो होती है ना, वो एक तो जो है स्पोर्ट्स कार भी महंगी होती है, और दूसरा रोल्स रॉयस महंगी होती है। तो जो रोल्स रॉयस वाली फीलिंग हो गई कि आपका बाहर का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, जो इंसुलेशन वाला पार्ट है वो इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है। मतलब इन सेंस की स्टीयरिंग हो गया, चाहे जो है वो शैसी हो गई, चाहे इवन ओवरऑल रोड इंसुलेशन हो गई, बाहर की जो नॉइज है, विंड नॉइज, टायर नॉइज, कुछ भी, वो बहुत ही कम आती है। डीजल का इंसुलेशन भी बहुत बढ़िया है, अंदर बहुत ही कम आवाज आती है। मतलब आप जब हाईवे पे चलाओगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सीट से चिपका रही है, लेकिन आवाज नहीं कर रही है। और इवन आप इसके जो है वो टायर व्हील वेल्स में भी देख सकते हो कि वो जो कार्पेटेड जो लाइन आ गई है ना, अभी सिएरा में देखी होगी बहुत ज्यादा वो हो रही है, लेकिन इसमें भी है वो चीज, और पहले भी थार रॉक्स और उन सब में आ गई थी। तो दैट इज वाई जितनी भी जो है गाड़ियों में ये इस तरीके की कार्पेटेड लाइनिंग होती है, उसका रोड इंसुलेशन बहुत बढ़िया होता है, जैसा इसका भी है। अब इंसुलेशन के ही साथ जो है मैं सस्पेंशन की बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो मैंने पुरानी वाली गाड़ी चलाई थी ना, उसमें क्या चीज थी कि स्टिफ सस्पेंशन लग रहा था, और स्टिफ सस्पेंशन के बाद भी जो है वो मतलब ठीक ठाक मोड़ने पे एकदम से बॉडी रोल था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है शैसी जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है वो तगड़ा कर दिया हो, और जो डैम्पर रेट्स हैं वो सॉफ्ट कर दिए हो, उस वजह से बॉडी रोल मेरे को उतना नहीं फील हो रहा था कंपेयर टू ओल्ड कार। लेकिन जो सस्पेंशन है वो स्लो स्पीड बम्प्स पे जो है वो ज्यादा सॉफ्ट लग रहा था, बहुत ज्यादा कंप्लायंट है सस्पेंशन। तो उसकी वजह से क्या है कि पहले वाली जो गाड़ी थी, वेन्यू थी, वो छोटे मोटे गड्ढों पे जब ऐसे हल्की हल्की क्रैक्ड रोड होती है, उस पर स्किटिश फील करती है, ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे फिसल रही है। यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा नहीं करती, बहुत ही मतलब अच्छे अब्जॉर्बेंट फील होती है। अगर आप स्पीड लिमिट में चलाओगे तो ये आपको काफी कंप्लायंट लगेगा सस्पेंशन, और इवन बड़े हिट्स भी ले रही थी। बस एक बार ऐसा हुआ था कि बिल्कुल स्क्वायर एज्ड बम्प है जहां पे भड़ से आवाज आई, सस्पेंशन ट्रैवल खत्म हुआ, लेकिन वो भी जो आवाज थी उसमें भी ऐसा नहीं लगा कि जो शैसी है मतलब वो बिल्कुल रैटल कर गई। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसुलेशन से लोग समझते हैं क्या ही हो जाएगा। तो मैं एक चीज बताऊं, जब आप रोड ट्रिप्स वगैरह करते हो ना, तो आपकी फैमिली जो है उनको बहुत चिल्ला के बात नहीं करनी पड़ती है। इवन आपका जो लोअर वेरिएंट्स है, उनका जो नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम है, उसकी भी जो बीट्स वगैरह हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा रिच तरीके से आपको सुनाई देती है। तो दैट इज वाई जो इंसुलेशन है गाड़ी का वो बहुत इन सब चीजों में बहुत मैटर करता है। अब रियर में चलते हैं। तो रियर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा अंडर साइज सपोर्ट कम है, लेकिन जो रियर का हेडरूम है और जो रिक्लाइन है, स्पेशली जो रिक्लाइन वाली सीटें हैं, उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। हेडरूम में तो पहले भी कोई कमी नहीं थी,
लेकिन जो आपका रिक्लाइन में ये है कि किसी को सीधा पसंद होता है, किसी को रिक्लाइन पसंद होता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर वाले वेरिएंट्स में। तो दैट इज ग्रेट टू गो। सीट्स का जो है वो हाइट भी बहुत ज्यादा नीची नहीं है, तो उस वजह से अंदर बाहर निकलना, इंग्रेस इग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन चीज वो ये कि मैं आपको पुरानी और नई वेन्यू में क्लियर कट आपको दिखा दूंगा कि नी रूम में कितना डिफरेंस है। इवन जब हम जो है वो लॉन्च के टाइम पे 3 लोग बैठे थे, 3 नॉर्मल एडल्ट्स, तो ठीक तरीके से आ गए थे। तो मतलब उतना बुरा नहीं है शॉर्ट जर्नीज पे 3 लोगों को पीछे बैठाना। बस ये है कि बीच का अभी भी हेडरेस्ट नहीं है, तो वही चीज है कि उस चीज में स्किप करा गया है। लेकिन रियर ओवरऑल हिसाब किताब मेरे को ठीक लगा। मैं थोड़ी देर रियर बैठा भी, गड्ढे वड्ढों के ऊपर से गाड़ी गई तो उतने बम्प्स वगैरह जो है वो फील अंदर नहीं हो रहे थे। तो सस्पेंशन वगैरह में भी अच्छा रियर में भी काम किया है, और सीटें ना सपोर्टिव हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पेरेंट्स वगैरह जो है इसमें खुश रहेंगे। तो अब ये फैमिली यूज के हिसाब से बढ़िया बन गई, जो पहले वाली वेन्यू नहीं थी। अब हम चलते हैं रिलायबिलिटी और सर्विस कॉस्ट पे। तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि हम रिलायबिलिटी पार्ट, जैसे मैंने आपको डीसीटी का उन सबका कवर कर ही दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहली चीज ये कि Hyundai Kia की कोई भी गाड़ी है उसमें आप स्टार्टिंग में बिल्कुल लेते ही जो है वो एग्जॉस्ट पे कोटिंग करा लो। होता है कभी कभी इनके एग्जॉस्ट में ज्यादा जल्दी जंग लगता है। दूसरी चीज ये कि जो डीसीटी है उसको चलाने का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेथड, कभी में भी एकदम से जाम लग गया अनएक्सपेक्टेड, तो आप सिंपल हिसाब किताब ये है कि जब आप जैसे ही रोको गाड़ी को, आप देख रहे हो कि आगे गाड़ियां नहीं बढ़ रही हैं, तो आप उसको डी से न्यूट्रल में कर दो। न्यूट्रल में जो है आप खड़ी रखो गाड़ी, जैसे ही आपको चलानी है, फिर उसके बाद आपने डी पे करके चला दी। और ये मैक्सिमम जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ियों में करना पड़ता है। इट्स ए गुड हैबिट जो आपको करनी चाहिए। अब हम कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की बात। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल मैनुअल के थ्रू सर्विस कराओगे कि जो जो चीजें बदलनी चाहिए वही चीज बदलवाओगे, तो इसकी सर्विस, Hyundai की सर्विस जो है वो कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से काफी कम आती है। तो चाहे इसका डीजल हो गया, चाहे इसका पेट्रोल हो गया, डीजल की सर्विस कॉस्ट मान लो आपकी जो है वो पेट्रोल से 1,500 के आसपास जो है ऊपर पड़ेगी। तो पेट्रोल की सर्विस कॉस्ट भी आपकी 5 से 7,000 के आसपास ही पड़ेगी, इवन मेजर सर्विस कॉस्ट भी। और डीजल की मान लो आप इससे थोड़ा सा 1,500 रुपये ऊपर, तो लगभग 6 से जो है वो 8,500 के आसपास आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो अंडर 10,000 जो है जब आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मतलब थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस दिया है गाड़ी का, लेकिन सर्विस कॉस्ट में ऐसा जो है सस्ती पड़ रही है। सर्विस एक्सपीरियंस में भी जो है वो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको साल में एक ही बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग ऑफ इस पर्टिकुलर गाड़ी को लेने की अच्छी बात है। तो कंक्लूड कर लेते हैं किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले वो लोग जिनको जो है वो ऑटोमेटिक पे अभी उतना विश्वास नहीं है, जो मैनुअली गाड़ी लेना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि नहीं, मेरे को शहर में चलना है, ओवरऑल चलना है, लेकिन मैं मैनुअल ज्यादा प्रेफर करता हूं। वो लोग के लिए ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम डीजल जो गाड़ियां हैं इसकी काउंटर पार्ट्स, उसमें डीजल का क्लच बहुत भारी होता है, इसमें वो दिक्कत नहीं है। और जो टर्बो पेट्रोल गाड़ियां हैं उनमें भी क्लच जो है भारी या फिर बहुत डीप होता है। तो वो दो इश्यूज जो हैं क्लच के साथ इसमें नहीं है। आप इसका मैनुअल लो और सालों साल आप आराम से मैनुअल के मजे कर सकते हो। दूसरे वो लोग जिनको आफ्टर सेल सर्विस में पीस ऑफ माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं चाहिए, और उसी पीस ऑफ माइंड की वजह से रीसेल वैल्यू भी ठीक होती है इस गाड़ी की। और आपको उसी के साथ ब्रेजा नहीं लेनी, क्योंकि उसके इंटीरियर्स की वजह से, या फिर मे भी आपको टर्बो पावर चाहिए। तो वो लोग जो ब्रेजा नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ब्रेजा भी इसी की तरीके से थोड़ी सी महंगी है। कंपैरेटिवली अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर कट लग जाएगा कि ब्रेजा में एक थोड़ी सी जो है वो पीछे बैठने की चौड़ाई ज्यादा है। इसके अलावा मैक्सिमम चीजों में वेन्यू जो है वो ब्रेजा से बेटर हो गई है। स्पेशली अगर आप इंसुलेशन और इंटीरियर जो है फील, फिट एंड फिनिश वगैरह देखो और लुक्स वगैरह देखो, लॉन्ग टर्म आप इसको बहुत आराम से लग सकते हो। बहुत ज्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं आएगी अगर आप सही से सर्विस कराओगे। आफ्टर सेल सर्विस भी जनरली Hyundai की अच्छी बोली गई है। तो ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल सॉर्टेड है। और तीसरे वो लोग जिनको पेट्रोल ऑटोमेटिक तो लेना है, टर्बो ऑटोमेटिक को लेना चाह रहे हैं, जैसे हैदराबाद में कोई लोग रहते हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श ट्रैफिक मेरे शहर में नहीं होता है, मूविंग ट्रैफिक होता है, मैं आराम से जो है वो ऑटोमेटिक लेना चाहता हूं, तो वो भी इसका जो है वो टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा प्रेफर ये करना कि डीजल मैनुअल में आपको मेन जो है वो डीजल का एफिशिएंसी और मजा दोनों आएगा। ये गाड़ी और रेलिवेंट हो जाएगी अगर Hyundai ने काश इसका 2026 में बिल्कुल दाम बढ़ाया नहीं और दूसरी गाड़ियों का कंपेटिटर्स का बढ़ गया, तो वो जो है फील्ड लेवल आउट हो जाएगी। 2026 की स्टार्टिंग में आप ये गाड़ी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग टर्म रखो, शॉर्ट टर्म रखो, रिलायबल रीसेल वगैरह सब कुछ कवर्ड है इसमें। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत से लोग आते हैं, इतनी डिटेल्ड वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, और कोई आपको इतनी डिटेल्स में नहीं बताएगा। इसकी और इससे रिलेटेड किसी भी गाड़ी में जो है आपको क्वेरी है, आपको जो है कंसल्टेशन लेना है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी नीचे। कोई भी क्वेश्चन बचा हो, कुछ भी बचा हो, तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।